मेहका ने सोचा, लगता है इन तीनों आदमियों को सभी से इस तरह बात करने की आदत है, और अगर मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें ना देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि अंकल के साथ में इस तरह के लोग भी हैं। मेहका को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। अगर वो एक सेलिब्रिटी ना होती तो वो अब तक उन लोगों के मुंह पर ग्लास फेंक कर मार चुकी होती। यामी ये सब नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने अपने पर्स में से कुछ नोट निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोली, तुम लोगों को देखकर ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। तुम लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए ना, ये लो पैसे और निकल जाओ यहाँ से। वैसे तो जो मेंबरशिप मेहका के गानों के लिए मिलती थी उसका डायरेक्ट मेहका से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों को भगाने के लिए यामी ने अपने पैसे देने का फैसला किया। तभी वाजिब ने गुस्से से कहा, बदतमीज लड़की, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत अमीर है? ये पैसे दिखाकर हमारी बेइज्जती करना चाहती है? तुझे पता भी हम लोग कौन है? मेहका का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही पुष्कर ने धीमे से उसके हाथ को थपथपा कर कहा, इन लोगों को मैं देखता हूँ। मेहका ने घबराकर पुष्कर की ओर देखा और एक सुकून की सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पुष्कर ने नजरें उठाकर वाजिब की तरफ देखा और अपनी चम्मच टेबल पर रखते हुए शांति से पूछने लगा, तुम लोग का डायरेक्ट कमांडर कौन है? वाजिब और उसके साथी इतना सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे, ये लड़का हमारे डायरेक्ट कमांडर के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या ये पागल है? वाजिब ने कहा, अबे लौंडे, तू चुप हो जा। तू क्या हमारे कमांडर से हमारी शिकायत करेगा? पहली बात तो तू मिलिट्री एरिया में आया हुआ है, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे लात मार के यहाँ से बाहर भगा देंगे, समझ में आया? इतना सुनते अभीर ने तुरंत धीमी आवाज में पुष्कर को समझाते हुए कहा, इनके कमांडर को इनकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग नॉर्थ के आयरन फिस्ट डिवीजन के लोग हैं और यहाँ स्पेशल फोर्सेस में सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। इन लोगों को खुद इंस्ट्रक्टर किंजल ने सेलेक्ट किया है, इसलिए इनको किसी भी तरह की सजा दिलवाना नामुमकिन है। उन तीनों आदमियों ने भी अभीर की बात सुन ली थी। वो तुरंत बोले, क्या हुआ? तुम तो हमारी शिकायत करने वाले थे ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे सड़क चलते लोगों के लिए हमारे कमांडर हमको सजा देंगे? वाजिब की आवाज में घमंड भरा हुआ था। पुष्कर हैरान था कि मिलिट्री में इस तरह के लोगों को भी भर्ती किया गया है। पुष्कर ने एक खुद से भरी आवाज में कहा, अपने कमांडर से कहना कि अभी मैं तुम्हें ही सजा दे रहा हूँ, लेकिन जब भी वो कमांडर मेरे सामने आएगा तो मैं उसको भी सजा दूंगा। इतना कहने के बाद पुष्कर तेजी से किसी भूखे भेड़िए की तरह उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, तुम लोग गाना सुनने के लिए आए हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अचानक पुष्कर के गले में से एक अजीब सी आवाज निकलने लगी, जैसे कि मानो किसी बहुत बड़े शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही हो, और उसकी आवाज का फोर्स इतना ज्यादा था कि उन तीनों को तुरंत चक्कर आने लगे। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके कान पर कोई जोर जोर से हथौड़े मार रहा। वाजिब और उसके साथियों के कानों से खून बहने लगा। उन्होंने अपने कान अपने दोनों हाथों से बंद कर लिए, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि उनके चेहरे बिल्कुल लाल पड़ गए। इसके बाद पुष्कर ने अचानक ही एक और जोरदार दहाड़ मारी, जिससे दर्द के मारे वाजिब और उसके साथी घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगकर बोले, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, लेकिन इस आवाज को बंद करो, हमसे गलती हो गई, हम तुरंत यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज हमारी जान बच दो। इस वक्त तक वाजिब और उसके साथियों के कान, नाक और मुंह में से खून निकलने लगा था। पुष्कर ने देखा कि वो लोग माफी की भीख मांग रहे हैं तो उसने अपने आप को रोक लिया। इस वक्त मेहका और यामी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। दोनों हैरान थे कि पुष्कर ने अभी क्या किया है। मेहका सोच रही थी, पुष्कर ने अभी ये किस तरह की आवाज निकाली? हालांकि मुझे भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ था, लेकिन वाजिब और उसके साथियों की हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है और उनके तो कानों से खून भी बहने लगा है। अभी भी बहुत मजबूत और अच्छा फाइटर था, इसलिए वो तुरंत बोला, पुष्कर क्या ये शेर की दहाड़ वाली टेक्निक है? पुष्कर ने कोई जवाब नहीं दिया और जमीन पर पड़े हुए उन लोगों को देखकर बोला, क्या तुम लोगों को अभी और गाना सुनना है? जमीन पर पड़े हुए तीनों लोग तड़पते हुए बोले, नहीं नहीं माफ करो, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। मेहका जी, अभीर प्लीज हमें माफ कर दो। पुष्कर इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और रूही को कॉल करके कहा, मैंने सुना है कि इंस्ट्रक्टर किंजल ने कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया है। उनमें से एक का नाम वाजिब है और इसके साथ 2 लोग और हैं जो आयरन फिस्ट से आए हुए हैं। इन तीनों को अभी कभी दफा करो, इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। वाजिब और उसके साथी ये सुनकर कंफ्यूज रह गए। हालांकि उसके मन में इस वक्त कई सवाल थे, लेकिन उनमें कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। वाजिब मन में सोच रहा था, क्या पुष्कर ने हमें अभी भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए कॉल किया था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये आखिर है कौन? हमने बहुत मेहनत करके इस सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई किया है, हमें ऐसे कैसे निकाला जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का हमें डराने के लिए सब बोल रहा हो? ये तो एक मिलिट्री का बहुत बड़ा डिसीजन है, फिर ये लड़का ये सब कैसे बोल सकता है? वो तीनों ही दर्द के मारे जमीन पर काफी देर तक पड़े रहे और जैसे उनका दर्द कम हुआ तो वो बाहर की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक वाजिब के फोन की घंटी बजी। वाजिब फोन उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका कमांडर उसे फोन कर रहा है तो उसने तुरंत फोन उठा लिया। वाजिब को अब साफ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर लगाया। वाजिब का कमांडर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हरामजादो, तुम लोगों ने आखिर क्या किया है? वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम ने तुम्हारी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तुमने मेरी परमिशन के बिना आखिर वहाँ पर क्या किया है? गूंगे हो गए हो क्या? मेरी बात का जवाब दो। ये सुनकर वाजिब का चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसका शरीर कांप उठा और वो डर के मारे पुष्कर को देखकर सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? हमारी क्वालिफिकेशन सचमुच में डिस्क्वालीफाई हो गई है?
लेकिन ये पुष्कर हमारी ट्रेनिंग को डिस्क्वालीफाई कैसे करवा सकता है? वाजिब और उसके दोनों साथियों का दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न हो चुका था। तभी गुस्से भरी कड़कती आवाज सुनाई दी, निकल जाओ यहाँ से। पुष्कर की उस आवाज को सुनकर वाजिब और उसके साथी इतने ज्यादा घबरा गए कि वो तुरंत लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भाग गए। आखिरकार धीरे धीरे कमरे का माहौल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। यामी तो हैरान होकर अपनी सीट से उछल गई और बोली, पुष्कर तुम तो बहुत ही कमाल के इंसान हो, तुमने तो 1 मिनट में उन्हें सबक सिखा दिया, और वो अजीब सी आवाज तुमने कैसे निकाली? मेहका भी ये सवाल पूछना चाहती थी, इसलिए वो भी पुष्कर को ही देख रही थी। मेहका को इस बात की भी खुशी थी कि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ भी कहता तो पुष्कर को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेहका ने कहा, हाँ पुष्कर, अभी अभी तुमने किस तरह के स्किल का इस्तेमाल किया था, ये तो बहुत ही कमाल था। पुष्कर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने मेहका से कहा, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम भी एक दिन आसानी से ये कर सकती हो, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। अभीर जो कि पास में खड़ा था, उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। अभीर बहुत लंबे समय से तंत्र विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भी बहुत ऊंचे लेवल पर था, इसलिए वो जानता था कि इस तरह की तकनीक को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अभीर पुष्कर की बात को सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। पुष्कर की वही बात जब मेहका के कानों में पड़ी तो उसका खून उबलने लगा और वह अपने आप को मोटिवेट करने लगी। मैं जल्द से जल्द मेहनत करके पुष्कर की ये तकनीक जरूर सीखूंगी। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं पुष्कर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूंगी, फिर वो मुझे भी नोटिस करेगा। आखिरकार उन चारों लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। देखते ही देखते वक्त तेजी से गुजर गया। यामी ने अपने फोन में टाइम देखा और बोली, अरे इतनी जल्दी कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेहका भी यामी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और पुष्कर से बोली, पुष्कर वो लोग तुमसे बदला लेने तो नहीं आएंगे ना? पुष्कर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, उनकी औकात नहीं है कि वो मेरा एक बाल भी उखाड़ सके। उसके बाद पुष्कर ने दोनों लड़कियों को स्पेशल कार में बिठाकर कॉलेज भेज दिया और खुद स्पेशल फोर्स टीम के हेडक्वार्टर में चला गया। जहां तक अभीर की बात थी तो वो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया था, इसलिए उसको भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने के लिए जाना था। पुष्कर ने अभीर को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। जब अभीर ने देखा कि 17 साल का पुष्कर इतना ताकतवर है तो उसने आसानी से वाजिब और उसके साथियों को ठिकाने लगा दिया, तो वह अपने आप ही हंस पड़ा। हालांकि बाद में किंजल ने अपनी एक सेक्रेटरी को पुष्कर के पास ये पूछने के लिए भेजा कि वाजिब और उसके साथियों को क्यों निकाला गया था। पुष्कर ने उस सेक्रेटरी को सब कुछ बता दिया और उसके बाद किंजल ने दोबारा इस बारे में कुछ नहीं पूछा। पिछले कुछ दिनों से पुष्कर स्पेशल फोर्स के इस बेस पर ही रहने लगा था और उसकी सभी टीम मेंबर्स के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। साथ में वो उन्हें ट्रेनिंग में गाइड भी करने लगा था। शुरुआत में तो हर किसी को पुष्कर की उम्र को देखकर उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रहती थी। सबको यही लगता था कि पुष्कर के अंदर फाइटिंग की तो अच्छी खासी तकनीक है, लेकिन लोगों को सिखाना एक अलग स्किल है। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर ही सभी टीम मेंबर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी हैरान थे कि पुष्कर कितना कमाल का टीचर है। पुष्कर की खासियत थी कि वो हर किसी को उनकी स्ट्रेंथ के और वीकनेस के हिसाब से ट्रेनिंग देता था। अचानक ही पुष्कर पूरी स्पेशल फोर्सेस का फेवरेट इंस्ट्रक्टर बन गया था। स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स बोल रहे थे, चीफ इंस्ट्रक्टर अभी बहुत यंग है, लेकिन दिमाग से बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनकी दूरदर्शिता और हर किसी के साथ में लेकर चलने की उनकी क्वालिटी कमाल की है। हर कोई पुष्कर की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उस दौरान पुष्कर बहुत बिजी हो गया था। वो कॉलेज भी जा रहा था और जब भी उसके पास फ्री समय होता था तो वो अपने नए रक्त रंजित त्रिशूल के साथ प्रैक्टिस किया करता था ताकि उसके साथ अच्छे से फैमिलियर हो सके। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पुष्कर अब रक्त रंजित त्रिशूल को अच्छे से इस्तेमाल करने लगा था। यहाँ तक कि पुष्कर की शक्तियाँ भी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच चुकी थी। पुष्कर को अब लग रहा था कि उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मेडिटेशन पर ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग करके वह अपनी पीक पर पहुंच चुका था। जल्द ही इंटरनल वॉर टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। पुष्कर अपने बेस से निकलकर कॉलेज पहुंचने वाला था कि तभी उसे एक अजनबी नंबर से फोन कॉल आया। किसने किया था पुष्कर को अचानक से फोन? क्या पुष्कर इंटरनल वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ऐसे ही रोजाना नए एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।